तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नंबर सिस्टम की क्लास को और बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको समझे थे कि जो इस तरह का रिकरिंग वाला नंबर होता है इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा है अभी 0.001 रिकरिंग। इसको फटाफट हम लोग जो है करके देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। करिए फटाफट। तो देखें हम लोग फटाफट का सोल्यूशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि 0.001 जो है इसका मतलब क्या है। इस पर रिकरिंग है अगर तो इसका मतलब है 001 001 001 ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई। इसीलिए हम लोग अगर इसका वैल्यू को x कंसिडर करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.001 001 एंड सो ऑन। ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट्स में रिकरिंग है इसलिए इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर मन में कभी कंफ्यूजन आए कि कभी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कभी 1000 से, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन प्यारे बच्चों ये है कि जितने डिजिट्स पर रिकरिंग होता है उसको हम लोगों को डेसिमल से आउट करना पड़ता है, तो उतने जीरोज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 डिजिट्स पर रिकरिंग है तो हम लोगों को इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग RHS और LHS बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो बाय मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 we get 1000x equal to 1.001001। ठीक है, समझ में बात आई। Now subtracting equation 1 from equation 2 we get 1000x minus x equals यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इस तरह का कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसका शॉर्टकट ये होता है, अगर सारा नंबर पर रिकरिंग है ना, तो क्या करना है ऊपर में लिखना है जो नंबर हमारा 001 और जितना डिजिट्स था क्योंकि सब पर रिकरिंग था तो उतना 9 हमको चिपका देना है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया वैल्यू 1/999। ठीक है भाई, ये इसका शॉर्टकट हो गया। एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह का सवाल आए यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, शॉर्टकट से आंसर नहीं लिखना है, ये तब काम आएगा व्हेन यू आर सॉल्विंग MCQs। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नाउ एक्सप्रेस 0.999999 and so on. It means 0.9 recurring in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. चलिए इसको बनाइए, फिर सरप्राइज करेंगे लोग। तो चलिए इसका फटाफट वैल्यू हम लोग देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, है ना। तो डेसिमल कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा था 10x इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 10x minus x इक्वल टू वैल्यू 9x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू क्या हो गया भाई, कुछ समझ में आया? आर यू सरप्राइज और नॉट? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे मैथमेटिकली, क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है मैथमेटिकली? दिख रहा है कि 0.999 जो है ये क्या है 1 है, इक्वल का साइन है, ये ध्यान देना, है ना। Yes, at a glance we are surprised at our answer when you observe that 0.9 recurring goes on forever, 1 and 0.9 recurring and hence they are equal. 0.9999 जब infinite times जाता है तो it becomes equal to 1। समझ में बात आई? तो इसका मतलब क्या है इन दोनों में कोई गैप नहीं है। किन दोनों में?
0.9 रिकरिंग और 1 में। क्लियर हो गया? तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. क्वेश्चन समझ में आया? 1 by 17 है, इसको डिवाइड करना है और डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करना है और पता करना है कि कितना डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आ रहा है। फटाफट कीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट डिवाइड करके देखते हैं और पता करते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, जहां जिसको नहीं समझ में आएगा बताना है। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं क्या, तो इस तरह से 5 8 8 2 3 5 2 9 और फिर 4 फिर 1, ऐसा टोटल कितना आता है? 16 डिजिट्स आता है। कितना डिजिट्स आता है टोटल? काउंट किए हो? कितना डिजिट्स है? 16 है ना, टोटल 16 डिजिट्स आता है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 16। व्हेन वी डिवाइड 1 बाई 17 द टोटल नंबर इज 16। यहां जाकर टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना टर्मिनेट? बोलो ना भाई, अब रिपीट होना शुरू हुआ। समझना है भाई, है ना? समझ गए बात को? चलिए अगला देखिए। नाउ लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अब देखना, थोड़ा सा समझना है भाई इसको। नाउ वी विल deal with several examples of rational numbers in the form p by q where p and q are integers। ध्यान देना, इसको थोड़ा समझना है। इस पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है बुक में। with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? अब देखो भाई, एक कोई भी रैशनल नंबर जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, उसमें क्यू के लिए एक कंडीशन पहले से था। क्या क्या था कंडीशन? नॉन जीरो नंबर होना, है ना? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी बाई क्यू अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 जो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ना? इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेता हूं 14/28 ये जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यस, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है किसी फ्रैक्शन का, उसको हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? तो कहीं भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहे या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा रहे, उसका मतलब ये। अब क्योंकि इसको हम लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें ना कुछ फैक्टर्स है जो कॉमन है। जैसे 14 और 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 into 2 लिख सकते हैं और इसको 7 into 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या कॉमन फैक्टर है? नहीं। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 into 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 into 2 into 2। यहाँ 7 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 2 भी कॉमन फैक्टर है ना? जब ऐसा सारा कॉमन फैक्टर जो है खत्म हो जाए, तब जो हमारा फ्रैक्शन बचेगा दैट इज सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो हम लोग अब जो बात करने वाले हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है किसी फ्रैक्शन का, उसको डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? समझ बात आई भाई? तो चलिए भाई, तो अब है कि इस तरह का है, तो इसमें 3-4 टर्म है जिसको लोग समझते हैं। पहले बारी बारी से, पहला क्या है? पहला है हमारा, हाँ पहला हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या क्या लिखा है? रैशनल नंबर होना चाहिए।
रैशनल नंबर होगा तो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होगा ही होगा, है ना। लेकिन इसके साथ क्या, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये भी होगा ही होगा, है ना। अब जो आ रहा है वो कंडीशनल विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब है कि जो पेयर होगा वो क्या होगा, को प्राइम्स होगा। को प्राइम्स का मतलब यही होगा। को प्राइम्स का 3-4 मतलब तो समझना, या तो कोई भी रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, है ना। जैसे 3:4 है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तो ये जो 3 और 4 है ना, बोथ आर द सेट ऑफ को प्राइम्स, ठीक है। कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो में जो नंबर्स आता है या जो डिजिट्स आता है उसको हम लोग को प्राइम्स बोलेंगे, या फिर सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, अगर इसको हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो ये दो भी सेट किसका होगा, को प्राइम्स का होगा। तीसरा, अगर इनका एचसीएफ क्या हो, कोई भी ऐसा नंबर्स का सेट हो, ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको को प्राइम्स बोलेंगे। तो 3 कंडीशन हम लोग देख लिए। सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, को प्राइम्स होगा। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा, या फिर इसको लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, उस केस में भी वो को प्राइम्स ही होगा। या फिर उनका एचसीएफ 1 होगा, उस केस में भी वो सेट ऑफ को प्राइम्स ही होगा। समझ बात आगे, बढ़ते हैं आगे। देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हम लोग समझ चुके हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बताना है भाई, इसमें सारा चीज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब सेट ऑफ को प्राइम्स होना चाहिए। सेट ऑफ को प्राइम्स जो है इन सारे कंडीशंस में हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया हम लोगों को। नाउ कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब क्यू के लिए एक कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है बुक में, है ना। तो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर हैज इधर 2 और 5 और बोथ। ध्यान देना, 2 और 5, या तो सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों। एज द ओनली प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यहां ध्यान देना है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसको, है ना। एक्चुअली ये टर्म जो है इस जगह पर को प्राइम्स का आता नहीं है, इसको हम लोग समझने के लिए समझेंगे आगे। इस जगह पर एक्चुअली कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन, ऐसा कंडीशन आता है। तो उसको हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है भाई। जैसे 1/8 है, तो 1/8 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, 0.125। क्या वैल्यू आएगा, 0.125 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.125 आएगा। और 1/8 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटू 2 इंटू, है ना। तो 8 का फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। दूसरा है 1/25। तो 1/8 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई, है ना। अब अगला है 1/25। 1/25 जो है, कोई फैक्टर कॉमन है क्या इसमें, नहीं है। 1/25 में कोई फैक्टर कॉमन है अदर देन 1, नो। 1/8 में कोई फैक्टर कॉमन है अदर देन 1, नो, ठीक है भाई। 1/25 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसी तरह से क्या आएगा, 0.04 आएगा ना, अरे नहीं आएगा भाई। और 1/25 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/5 इंटू। एक में डिनोमिनेटर जो है वो 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, एक में 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 और 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव 1/50। नाउ डिवाइड इट, द वैल्यू इज 0.02, द वैल्यू इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब हम लोग 50 का फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1/50 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ में आया, जो भी हम लोग इधर भाषण दिए थे, जिसका एचसीएफ 1 हो या फिर अपने सिंपलेस्ट रेशियो में हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।
समझ में आता है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number in standard form has no prime factors other than 2 or 5, समझ में आता है? Then and only it can be represented as a terminating decimal. बिना डिवीजन के पता कर सकते हैं हम कि वेदर द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एक, इससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। चलिए, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। नॉन-टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन होता था? निश्चित तौर पर जितना भी इरेशनल नंबर्स है, सारा का सारा इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा 3 नंबर्स लिखने के लिए बोले या फिर 30 नंबर्स के लिए लिखने के लिए बोले, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट लगा के लिख दो, सारा का सारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? जहां नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है? थोड़ा तेजी से करते हैं उसको। Now find 3 different irrational numbers between the rational numbers। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इससे पहले हम लोग देखे थे फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन गिवन रेशनल नंबर्स, है ना? इस जगह पर थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, एक दो तरीका और देख लेते हैं। जैसे अगर गिवन रेशनल नंबर्स है, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे 3 and 4 था, इसके बीच में वी हैव टू फाइंड 3 और 4 और 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। तो हम लोग क्या किए थे? 3 को 3/1, 4 को 4/1 ऐसा लेके इंटू 10 या इंटू 100 करके सीखे थे। ठीक है, इसका एक तरीका जो बेसिक होता है वो ये है, अगर 3 and 4 के बीच में कोई नंबर लिखना है तो 3 को क्या करना है, 4 से ऐड करके इसको डिवाइड कर देना है 2 से। क्या हो गया ये? 7/2। 7/2 क्या होगा? ये हमेशा लाई करेगा किधर? इन बिटवीन 3 and 4। ये तरीका होता है। ठीक है, अब है कि ऐसा तो चलिए 1 नंबर फाइंड कर लिए। सेकंड नंबर के लिए फिर क्या करना है कि जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है ना 7/2, इसको ऐड कर लेना किसके साथ? 4 के साथ, और इसको डिवाइड कर देना किससे? फिर से 2 से। समझ बात आ गई? फिर कोई नंबर मिलेगा, फिर उसके साथ यही रिपीट करेंगे। ऐसा रिपीट करते रहेंगे पूरे जीवन, नंबर बीच का निकलता रहेगा, बिकॉज देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कन्वर्ट करके भी ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक ही तरीका से सीख करके आगे बढ़ गए थे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करने का तरीका ये होता है, अच्छा हो सकता है यहाँ पर ऐसे ही किया गया हो, तो देख लेते हैं हम लोग, 2 बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसा 5/7 है तो 5/7 को ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा 7 1 4 2 ऐसा ऐसा करके कार्यक्रम आता जा रहा है ना। दूसरा है हमारा 9/11, इसको जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा 0.81 करके आ रहा है ना। तो अब हमारे पास क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, इस तरह से कोई भी हम लोग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। 0.7272 ऐसा करके अगर आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी और नंबर भी ले लो, जैसे 3 है, 3/4 है मान लो, एंड 5/7 है। इनके बीच में कहा कि कुछ सारा रेशनल नंबर्स निकालिए। तो 3/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी। 3/4 का 0.75, वेरी नाइस। एंड 5/7 का 0.71, जल्दी, कितना होगा? नहीं चलता रहेगा? तो चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा भाई? ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोगों को कुछ एक रेशनल नंबर्स चाहिए। तो अब यहाँ 0.75 है, ये 0.71 है, तो ये जो है स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.711 0.712 ऐसा लिख सकते हैं। ये सारा नंबर किधर क्या करेगा? इन लाइज इन बिटवीन द 3/4 एंड 5/7। समझ में आता है? इस तरीके से भी वी कैन राइट इनफिनाइट नंबर्स।
इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो है इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, इनका भी वैसा ही है। इनके बीच में ऐसा हम लोग इनफिनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, दोज आर इरेशनल। समझ बात आ गई? किसी को समझने में दिक्कत है क्या? बढ़ता हूँ आगे। समझने में दिक्कत है तो बता सकते हैं। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रूट 23, रूट 23 is irrational because 23 has not a perfect square. Under root 2 to 5, 2 to 5 is a perfect square. That's why under root 2 to 5 is not an irrational number, is a rational number. ठीक है भाई? Next 0.3796. 0.3796 is a terminating decimal representation. That's why 0.3796 is a rational number. It is not an irrational number. ठीक है भाई? जो समझ में नहीं आएगा बताना। 7.478, 478 and so on is a non-terminating, non-repeating decimals. That's why it is an irrational number. ना? तो rational है? क्यों rational है भाई? Will tell the correct answer. क्यों रेशनल है भाई? देखो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, 478, 478 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7.478 है ना। तो ये रिकरिंग डेसिमल्स है। तो रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता था, रैशनल नंबर, या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल होता था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। दैट्स व्हाई 7.478 रिकरिंग इज रैशनल नंबर। किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं भाई। अब है हमारे पास 1.101001 एंड सो ऑन। This is non-terminating, non-repeating decimals. That's why it is an irrational number. समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छे। Now come to our lecture 4. Now visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Representation of decimal numbers on number line using successive magnification. Successive magnification क्यों जरूरी है? एक ही बार में हम लोग क्यों नहीं नंबर लाइन पर इतने बड़े डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए कॉपी का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए या फिर हमारे आंख में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना चाहिए। दोनों ही केस में ये काम हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज हमारे पास उस हिसाब का नहीं है, इसीलिए हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। इसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर इस पर कुछ हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई? तो अगर हम लोग को लिखा है 3.765, इसका मतलब ये नंबर कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पर? In between 3 and 4, because 3.765 is greater than 3 and smaller than 4. That's why certainly 3.765 must lie in between. ये समझ में आ गया? अब 3 and 4 के बीच में पहले हम लोग इसको पोजीशन करेंगे, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है भाई? तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन 0, मेंशन पॉजिटिव नंबर्स एंड मेंशन नेगेटिव नंबर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। नाउ कंसीडर द गिवन नंबर लाई इन बिटवीन पेयर ऑफ विच नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3.765, certainly 3.765 must lie in between 3 and 4. That's why we will magnify in between the points lying in between 3 and 4. We are going to magnify the points lying between 3 and 4. क्यों लाई करना, क्यों इनको मैग्नीफाई करना जरूरी? क्योंकि अब पूरा नंबर लाइन पर इसको हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें से एक पॉइंट को 10 पार्ट, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाते हैं। भाई अब ये जो हम काम कर रहे हैं इसको समझिए कि इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाएं, ऐसे समझते हैं। ठीक है? क्योंकि ये एक ही नंबर लाइन पे दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को जो 3 है और जो 4 है उसको हम लोग क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका हमारा पहला पॉइंट क्या है 3 है और एंड पॉइंट क्या है 4 है। ये समझ में आया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन? पहले ये नंबर लाइन बेसिक हमारा नंबर लाइन हो गया।
अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकता भाई। ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया। अब इसमें हमारा जो नंबर है वो लाई करेगा इन बिटवीन 3 और 4। तो हम लोग क्या कि इसको मैग्नीफाई करके इधर ले आए, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे क्लियर विजन में डाल सकें। उसके बाद हम इसका 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमको कहाँ पहुंचना है, 3.7, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इमेजिन करो क्या क्या नाम हो सकता है इसका। 3.124 ऐसे कर हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.0, 4.04 को लिख सकते हैं ऐसा। ये 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन। ये किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, आ गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 3.765। नाउ टेल मी 3.765 lie in between which two numbers, 3.765 is greater than 3.7, yes or no, 3.765 is greater than 3.7 or not, yes, and it is smaller than 3.8 or not. It means this number 3.765 must lie in between 3.7 and 3.8. Are you getting my points or not? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये 3.765 मस्ट लाई इन बिटवीन 3.7 एंड 3.8, ठीक है भाई। तो अब क्या है कि वी हैव टू डिवाइड दिस सेगमेंट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब ये इतना छोटा में तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल मैग्नीफाई दिस जोन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैग्नीफाई करना है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नेसेसरी है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 इसको हम लोग जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। 3.7 को हम लोग लिख सकते हैं 3.70। सिमिलरली वी कैन राइट 3.8 एज 3.80, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, इसी तरह से 3.71, 3.72 एंड सो ऑन हम लोग लिखेंगे 3.79, ठीक है। नाउ वी विल ऑब्जर्व अगेन 3.765। After observing 3.765, we can easily understand that this number 3.765 must lie in between this number and this number. 3.765 is greater than this number and smaller than this number, yes or no? That's why this number 3.765 must lie in between 3.76 and 3.77. अब क्या करना है, डिवाइड दिस सेगमेंट इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर से मैग्नीफाई कीजिए और एक अगला नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये नंबर लाइन का पहला नंबर क्या होगा, 3.76, और लास्ट एंड पॉइंट क्या होगा, 3.77। वी कैन राइट 3.76 एज 3.760 and we can write 3.77 as 3.770. Now divide the segment into 10 equal parts and write 3.760, 3.761, 762 and so on. Now we can easily find 3.765 on the number line using successive magnification. तो successive magnification समझ में आया सबको। तो इस तरह का अगर सवाल एग्जाम में आता है तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, क्लियर हो गया। तो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट्स होता है ना, उतना टाइम्स मैग्नीफाई करना पड़ेगा, सीधी बात समझ, ठीक है। अगर बेसिकली हमको सिर्फ 3 को दिखाना है तो 3 हम आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे 3.7 करना हो तो इसको हम लोग एक बार मैग्नीफाई करके बनाएंगे। अगर 676 और 2 डिजिट्स हो, we have to magnify again, and if we have to denote 3.76 and one other digit, we have to magnify again. इसमें अगर कोई और नंबर होता then we have to magnify again, ठीक है भाई। डेसिमल का जितना डिजिट्स आएगा उतना टाइम्स आप मैग्नीफाई करते जाइए और वो आसानी से हो जाता है, इससे कोई एक्स्ट्रा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया अच्छे से, चलिए बढ़ते हैं आगे। Now visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal places, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से
सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 5। इससे पहले एक नंबर लाइन बना देंगे हम लोग, जिसमें 0 राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव ऐसे दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये सर्टेन करेंगे कि 4.26 मस्ट लाई इन बिटवीन 4 and 5। नाउ डिवाइड द points in between lying in between 4 and 5 into 10 equal parts and name each part as 4.1, 4.2, 4.3 and so on. Now 4.26 we will observe 4.26 as it must lie in between 4.2 and 4.3. Now zoom out this segment and mention the numbers as 4.21, 4.22, 4.3 ऐसा करके हम लोग कहां तक जाएंगे भाई 4.30 तक जाएंगे। अब हम लोग 4.26 इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। अगर इसको फर्दर जूम करना है तो फर्दर कर लेंगे, जितना डिजिट्स तक कहेगा उतना डिजिट्स तक हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, 4 डिजिट्स तक करना कहेगा तो 4 डिजिट्स तक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में हमारा कहा था ये इसको सक्सेसफुली मैग्नीफाई कीजिए अप टू 4 डिजिट्स, तो इसको हम लोग 4 डिजिट्स तक करते हैं। किसी को समझने में दिक्कत है क्या? समझने में दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। चलिए अब आते हैं हम लोग नया सेगमेंट में। नाउ रिप्रेजेंट 1/2, 3 and √2 on the number line. We have already understand how to represent 3, 4 and such type of counting numbers on number line. We can easily represent 1/2 also, and we will learn how to represent √2 on the number line. First of all, draw a number line mentioning -1, 2 and so on. अब हाफ को रिप्रेजेंट करना है, तो हाफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? 1/2 को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि आप 1 लिखिए और उसको 2 सेगमेंट डिवाइड कीजिए, ईच सेगमेंट इज 1/2। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है कि 1/2, 2/2, 3/2 ऐसा लिख लीजिए, तो ये 2/2 क्या हो गया? 1 ही तो है, ये नहीं है। 2/2 का वैल्यू क्या आता है? 1 ही तो आता है। तो ये हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया हमारा 2, 2 जा 4 होता है ना, ये क्या हो गया हमारा 3। तो ऐसा 1, 2, 3 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ईच पार्ट इज 1/2। नहीं, ये 1/2 है, ये 3/2 है, ये 5/2 है, ऐसा करके। समझ बात आ गई? तो 1/2 इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगला है, अगला है हमारा 3। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो दोनों काम हो गया, 1/2 भी हो गया, 3 भी हो गया। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेंगे और थोड़ा सा समझेंगे, और हम लोग थोड़ा समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, है ना। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस जो है उनको ये क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट एक्चुअली है किसका? एक बोधायन थे मैथमेटिशियन, वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन, है ना, जिसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ते हैं। इट वाज एक्चुअली गिवन बाय बोधायन, है ना। लेकिन बुक्स में ये पाइथागोरस को ही डिवोटेड है, तो इसीलिए बोधायन वाले ज्ञान को हम लोग फिलहाल रखेंगे साइड में, और ये मानकर चलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। ठीक है, बट दिस ट्रिपलेट वाज गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन, and this triplet is valid only for right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल सब लोग समझ रहे हैं। ट्रायंगल्स का कितना टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स? 3 टाइप्स। वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, another one is obtuse angle triangle, and the third one is right angle triangle. So that Pythagorean triplet is valid for right angle triangle, a triangle in which at least one angle measures 90 degree. ठीक है? Is it possible for a triangle in which more than one angle measures 90 degree? No, it is not possible. है ना। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल से ज्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, दैट्स व्हाई सम ऑफ ओनली 2 एंगल्स नेवर बी 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल। क्यों? अगर एक लाइन पर सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री हो गया होगा, बोथ लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर्स टू द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं समझ में आया? ये गिवन लाइन है, इस पे जितना भी परपेंडिकुलर्स होगा ये क्या होगा? आपस
पैरेलल होता है। अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो इनका सम 180 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा कभी। और जब ट्रायंगल बन जाएगा तो 180 कभी हो ही नहीं सकता। एक एंगल 90 होगा तो रेस्ट जो है 90 से कितना स्मॉलर होगा। क्लियर हुआ? जहां नहीं समझ में आएगा बताना है, ठीक है। हम लोग हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक लार्जेस्ट साइड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हमारे पास उसके अलावा रेस्ट टू साइड्स होता है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन इज कॉल्ड बेस, अनदर वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। किसी को भी आप बेस बोल सकते हैं, किसी को भी आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इन केस ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है भाई। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ये सेंसिटिव हो जाता है कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर। उसमें हम लोग ऐसा जिसको मन उसको परपेंडिकुलर बेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए ये आपका फ्रीडम है, बोथ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स में से किसी को भी हम लोग परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं। बस क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कहाँ होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है किसके अगेंस्ट में, 90 डिग्री के अगेंस्ट। विच वन इज लॉन्गेस्ट साइड, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये एक ट्रायंगल का आगे थ्योरम होता है, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड कौन है, वो हाइपोटेनस। समझ बात आ गई। तो अगर इसको हम लोग ए मेंशन करते हैं, इसको बी मेंशन करते हैं, तो इसको हम लोग सी मेंशन कर देंगे, वेदर सी इज हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। नाउ वी हैव ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है। ए बी ओ में क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ए बी ओ में अगर हमारा बेस 1 यूनिट है, इसको हम लोग 1 यूनिट लिखेंगे। It may be 1 centimeter, it may be 1 inch, it may be 1 kilometer. That's why we are mentioning 1 unit. ठीक है भाई। इसमें इसका बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है। इसको पहले समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसका एक पैटर्न भी होता है कि किस तरह से क्या लेना है, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट बेस लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया, इसको हम लोग वाइस वर्सा कर सकते हैं। किसी को भी आप बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे तो समझ में ज्यादा है। अब है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट कहता है इफ दिस साइड इज ए एंड इफ दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द perpendicular and base is equal to the square of the hypotenuse, ठीक है। समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट, ओबी का स्क्वायर ये इक्वल हो जाए किसके, ओ ए का स्क्वायर के और बी ए का स्क्वायर के, या ए बी के स्क्वायर। समझ में आ गई। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इक्वल्स स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है भाई। इसको आप जैसा भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है लिखते रहो, बट द बेसिक थिंग इज दिस, ठीक है भाई। और इस केस में बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते, है ना। समझ बात आ गई। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कह रहा है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसीलिए ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 2, और ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। ओबी का वैल्यू √2 यूनिट हो जाएगा, ये समझने में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। क्योंकि ओबी का स्क्वायर जो है वो अगर हमारा 2 आया है, स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये समझ में सबको आ गया, बहुत अच्छे। इतना अगर समझ में आ गया ना, तब हम लोग √2 को नंबर लाइन में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्रॉ नंबर लाइन
देखो ऐसा ट्रायंगल व्रायंगल ले करके नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो ऐसा नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेना है, उसका जो 1 यूनिट तुम जो भी लिए हो, ये 1 यूनिट लिया हूं, इसको अभी ध्यान नहीं देना, ठीक है भाई। ये 1 यूनिट हमारा, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट एंड सो ऑन। 1 यूनिट पे क्या करना है, 1 यूनिट का मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है जो भी है, इट मे बी 1 इंच, इट मे बी 1 सेंटीमीटर, जो भी तुम्हारा 1 यूनिट लिए हो, सेम डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। दिस डिस्टेंस ए बी मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ओ ए, ये ध्यान रखना। अगर क्योंकि ये भी 1 यूनिट लिया हूं और ये भी 1 यूनिट है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना। इट मे बी 1 इंच, इट मे बी 2 इंचेज, इट मे बी 2 सेंटीमीटर, इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां से यहां तो हम लोग 1 यूनिट माने हैं, तो 1 यूनिट किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितना लिए हैं उतना का ही परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देना, ये काम आसानी से हो जाएगा। अब क्या करना है, लेना है डिवाइडर। क्या लेना है, डिवाइडर लेना। डिवाइडर समझते हैं सब लोग। डिवाइडर में इसको टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क such that it meets the number line। समझ गए भाई। तो ये जो है ये √2 होगा, वो भी ये क्यों हुआ समझ में आया, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से हुआ, क्योंकि ये 1 यूनिट लिया हूं, ये भी 1 यूनिट लिया हूं, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क सच दैट इट मीट नंबर लाइन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा ना, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यस और नो, क्योंकि ये पूरा क्या इक्वल ही तो है। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए भाई। रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, अब ये भी रेडियस है इस सर्कल का, है ना, बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, यस और नो। इफ मेजर ऑफ ओ बी इज √2, देन मेजर ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज √2। तो इसको हम लोग ऐसा मार्क कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, √2। नहीं समझ में आया तो बोलना है, नहीं समझ में आया तो बताना है भाई, नहीं समझ में आया तो बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे, इसको समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर अब इस तरह का क्वेश्चन में √2 था इजी, अगर मान लो कि आया टू प्लॉट √5 ऑन द नंबर लाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सोचना है थोड़ा सा। तो √5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, √5 के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस हमारा क्या होना चाहिए, √5 होना चाहिए, बहुत अच्छे। और हाइट हमारा कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, और बेस कितना लेना है, 2 यूनिट, है ना। बेस कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा देख लेते इसको कि किस कंडीशन में क्या करना है। तो इसको हम लोग पता कैसे करेंगे कि √5 को डिनोट करने के लिए हमको जो है बेस कितना लेना है, क्योंकि हाइट तो फिक्स है, हाइट हमेशा 1 यूनिट लेना होता है ना। और हाइपोटेनस तो तुमको पता ही है, √5 प्लॉट करना है तो हाइपोटेनस हमारा √5 होना चाहिए, √3 प्लॉट करना है तो √3 होना चाहिए। अब समस्या क्या फंस रहा है, बेस क्या लेंगे, है ना। जैसे √5 केस में तो दिख रहा है कि चलो 2 ले लेंगे बेस, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा नहीं दिखता। नहीं, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको रिप्रेजेंट करने के लिए मिला है, जैसे √5 मिला है, तो √5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो। परपेंडिकुलर के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया कि 1 यूनिट लेना, वहां 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर हो गया। अब बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर यानी 5, और उधर +1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 5 -1 हो जाएगा, 4 इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब तुमको ये समझ में आया कि हमको यूनिट क्या लेना है, कितना बेस लेना है, नहीं समझ आया, अभी समझ आया, ये समझ में आया, ये जो बनाया ये समझ में आया। बेस हमको कितना लेना है, 2 यूनिट्स लेना है। कहां से लेना है, कहां से निकला समझ में आया, इस तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि तुम 2 4 10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आइडिया आ जाता है कि क्या बेस लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें तुमको बेस निकालने का तरीका नहीं पता है ना, यू कैन फॉलो दिस मेथड। लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से। तो बेस का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2 यूनिट्स, है ना।
आप क्या करेंगे, 2 यूनिट्स अगर हमारा है, मान लो एक समझने के लिए समझा देता हूं, जैसे यहां से यहाँ हमारा क्या है, 2 यूनिट्स है, यहां से यहाँ हमारा क्या है, 2 यूनिट्स है ना। इस पे क्या करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है इसका हाइपोटेनस बनाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सपोज करो ये हाइपोटेनस बनाया। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कितना हो गया, 4 + 1 हो गया ना। ये कितना है फिर हमारा, को ये मान लो सी ले लेते हैं इसको, बराबर ओसी का स्क्वायर हो जाएगा। ओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी ओसी क्या है, √5। फिर जो है टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओसी एज रेडियस, ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, √5 हो गया। समझ में आ गई बात। अब उसी तरह से √10 है, √10 के लिए बेस क्या होना चाहिए ये बताओ। अभी तरीका बताया था जस्ट, क्या होना चाहिए बताओ फटाक से, तुरंत बताओ। हाँ, समझ में आ गई। सीधा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उतना प्रोसेस में नहीं जाना है। 10 - 1 अंडर रूट, जितना ही बोला -1 अंडर रूट ऐसा करना है। समझ में आता ही, आगे बढ़ू, ये समझ में आ गया सबको ना। चलिए ठीक है, तो ये तरीका होगा हमारा निकालने का। जिस किसी को दिक्कत है समझने में तो समझ सकते हैं इसको, ठीक है भाई। तो 10 - 1 अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ 3 यूनिट्स है, 3 पर एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा करके, ठीक है भाई। फिर यहाँ से यहाँ हाइपोटेनस मिलाएंगे, ठीक है। और टेकिंग ओ एज सेंटर और ये ओ सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस विल बी √10। समझ बात आ गई। ऐसा कोई भी रूट में वैल्यू आएगा तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। Now practice set 1.2. Represent the number √5 on the number line. कर लेंगे आराम से। बेस क्या लेंगे इसके लिए, बेस क्या लेंगे भाई इसके लिए। देखो भाई 1 यूनिट का मतलब कभी भी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच नहीं होता। 1 यूनिट का मतलब होता है कोई भी डिस्टेंस है उसको हम यूनिट मान सकते हैं, बस रिपीटेशन उसी का करना है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, हम लोग 3 सेंटीमीटर को देखो यार 1 2 3 ये है 3, फिर 3 2 6, फिर 6 2 9। हम लोग क्या किए, 3 सेंटीमीटर को क्या लिए हैं, 1 यूनिट कंसिडर किया। ऐसा हम कर सकते हैं। 3 इंचेज को भी हम 1 यूनिट ले सकते हैं, हम 5 इंचेज को भी 1 यूनिट ले सकते हैं। इट्स आवर पर्सनल चॉइस। समझ गए बात को, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम कुछ भी यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ बात आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस फाइंड करेंगे। बेस हमारा कितना होना चाहिए, बेस हमारा 2 यूनिट्स होना चाहिए। सिंपली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन 2, ठीक है भाई। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और उस पर 1 यूनिट, हाँ ये 0 to 1 जो है इसको 1 यूनिट हम लोग कंसिडर किए थे। 3 सेंटीमीटर हमारा 1 यूनिट था, तो 3 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे इस पर। ठीक है भाई, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक। इस सवाल में हमारा 3 सेंटीमीटर हम लोग लिए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर 3 सेंटीमीटर में एक कट लगाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। इसको हम लोग 1 यूनिट माने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम लोग एक हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे O to B। Now we have triangle OAB. Value of OB is √5। कहां से आया, ये यहां से यहां तक 2 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर होगा। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन OB क्या हो गया, √5। नाउ टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट डी हमको मिलेगा। पॉइंट डी क्या हो गया, √5 का वैल्यू हो गया। नहीं समझ में आया, हाँ बहुत अच्छे, आगे बढ़े। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
आज के लिए छोड़ दूं क्या? तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये भी क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, किससे रिलेटेड है? नहीं, ज्योमेट्रिक मीन जो है एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? राइट एंगल ट्रायंगल से। किससे रिलेटेड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका जो है एक रिलेशन अभी हम लोग देखे, और उसका एक रिलेशन हम लोग देखेंगे एक नया परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट साइड पर, तो फिर क्या रिलेशन आता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना।